नमस्कार दोस्तों, आईबीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। राजस्थान में जितनी भी भर्तियां होती हैं, चाहे वो वीडियो हो, पटवार हो, थर्ड ग्रेड हो, लैब असिस्टेंट हो, कोई भी भर्ती हो, उन सभी को अपन टारगेट कर रहे हैं। उसी पक्ष में अपन राजस्थान के जो पहलू होते हैं उनमें अपन देखेंगे आज राजस्थान की जनजातियां। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान की जनजातियों से क्वेश्चन आते ही आते हैं। चाहे आप इसको ज्योग्राफी के अंदर मान के चले या आप कल्चर के अंदर मान के चले। मैं आपको जो है इससे कल्चर के रिगार्डिंग पढ़ा रहा हूँ। कल्चर की रिगार्डिंग ये है कि अपन देखेंगे कि राजस्थान की जो जनजातियां हैं उनमें क्या कल्चर रहता है, वो कौन से किस हिसाब से अपने आप को हैंडल करती है, किस हिसाब से अपने आप को टैकल करती है। उससे उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन से देवताओं को मानती हैं, कौन सी मतलब उनकी क्या परंपराएं होती हैं, क्या प्रथाएं हैं, वो सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। आपको जानकारी के लिए पहले मैं बता दूं कि जनजातियां क्या होती है। पहले अपन पढ़ते हैं जाति, फिर पढ़ते हैं जनजाति। तो अपन जातियों के बारे में तो जानते हैं, हाँ भाई अपनी ये कास्ट होती है, लेकिन अपन जनजातियों के बारे में बहुत कम जानते हैं। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जनजातियां क्या होती है। एक्चुअली में जनजातियां वो होती हैं जो जंगलों में पहले जनजाति रहती थी ना, लोग रहते थे, उन्हीं को जनजातियों में काउंट किया जाता था। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे अंग्रेजों का शासन आया, पहले तो क्या लोग जंगलों में आराम से रहते थे, उनका बाहर वालों से कनेक्शन नहीं होता था, या फिर जितना जरूरत होती उतना ही कनेक्शन होता था। फिर क्या हुआ कि अंग्रेजों का राज आया। अंग्रेजों का राज के आते ही क्या हुआ कि उन्होंने जंगलों पे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। जैसे जंगलों पे कब्जा स्टार्ट करा तो वहां के लोग अब कहाँ रहेंगे। अब नो डाउट वो आगे समाज में मिल तो गए, लेकिन उनकी जो प्रथाएं हैं वो अभी भी वैसी हैं जो पहले थी, या कुछ लोग वैसे के वैसे ही हैं। उनके लिए सरकार ने अलग अलग नियम बना रखे हैं, कानून बना रखे हैं। उन्हीं उन नियमों के अकॉर्डिंग ही वो जो लोग हैं वो जनजातियों में काउंट किए जाते हैं। उनकी संख्या भी अलग रहती है, वो थोड़े शिक्षित वर्ग में भी कमजोर रहते हैं। उनको शिक्षित करने के लिए सरकार समय समय पर नई सरकार योजनाएं बनाती है, नए काम करती है। वो बातें अपन करेंगे, लेकिन अपन जानते हैं कि वो लोग हैं कौन। जैसे अपन पढ़ते हैं कि भाई मीणा जाति है, या अलग अलग सब जातियों के बारे में पढ़ेंगे अपन। भील जाति है, आज भी भीलों में उन भील कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, कौन कौन से भील हैं, क्यों उनको क्या क्या बोलते हैं, वो सारी चीजें अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। तो उन्हीं बातों को स्टार्ट करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। पहले जो अपनी पहली जो स्लाइड है, इस स्लाइड में मैं आपको बता दूं पूरी पूरी डिटेल है, पूरी जानकारी है। और जैसे कि पहली स्लाइड अपनी राजस्थान की जनजातीय विकास एवं संस्था है। राजस्थान में उन जातियों का विकास करने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, वो सारे के सारे कदम राजस्थान की जनजातियों विकास के लिए उन्होंने जो संस्थाएं बनाई है या किसी कोई प्रोग्राम चलाए हैं, वो सारी अपन डिस्कस करेंगे। कौन कौन समय पे कौन कौन से प्रोग्राम चलाए गए। जैसे कि राजस्थान में पहला जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग बना था। वो जो विभाग बनाया था क्षेत्रीय विभाग, क्योंकि हर जिले में एक विभाग बनाया था, हर जनजाति के लिए विभाग बना रखे थे। उन विभागों में राजस्थान की जनजातीय क्षेत्रीय विकास के लिए जो विभाग बनाया था उसकी स्थापना 1975 में की थी। ऐसे ही जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ बनाए थे, यानी आदमी उनसे कनेक्ट होकर उनसे बात की जा सके, उनको बढ़ाया जा सके। ये जो जनजातियां हैं लगभग उदयपुर के अंदर ज्यादा पाई जाती हैं। तो 1976 में उदयपुर में इसकी स्थापना की गई थी। जनजातीय कल्याण प्रकोष्ठ है वो बनाया गया था 1911 में, सॉरी 2011 में, वो जयपुर में बनाया गया था। और माणिक्यलाल वर्मा ने वर्मा आदि जाति संशोधन संस्थाओं का गठन किया था, जो कि 2 जनवरी 1964 में किया था, उदयपुर में किया था। अपन जो पढ़ रहे हैं अब जनजातियों में, उनमें सबसे जो सर्वाधिक जो जनजाति है वो है मीणा जनजाति। अब मीणा जो जनजाति है वो आप ये मान के चले कि मीणा जनजाति है वो सबसे ज्यादा जनजातियों में सबसे ज्यादा जनजातियों में सबसे ज्यादा जो है वो मीणा ही जनजाति है। मीणा जो शब्द है वो मीन से बना है, और मीन का मतलब होता है मछली। ये राजस्थान की सार्वजनिक जनसंख्या वाली जनजाति है। ये सबसे ज्यादा जयपुर में निवास करती है, और अब तक मान के चलो जनजातियों में सबसे ज्यादा शिक्षित अगर कोई है वो मीणा जनजाति है। शिक्षा में सबसे शिक्षित जनजाति है वो कौन सी जाति है, मीणा जनजाति है। अगर मैं यही आगे बात को बढ़ाऊं तो मीणा भी 2 प्रकार के होते हैं, जमींदार मीणा और चौकीदार मीणा। ये इनकी अपनी अलग अलग है। और इसमें इनमें जो धार्मिक आस्था है ये भूरिया बाबा को मानते हैं, और इनका जो कुल देवता है वो भी भूरिया बाबा ही होता है। ये बुध देवता की झूठी कसम, यानी भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं। आप इनसे अगर पूछेंगे और भूरिया बाबा की कसम देंगे, जैसे अपने बोलते हैं ना कि आप अपनी कुल देवी की या सरस्वती की, अपन जब पढ़ने वाले लोग होते हैं उनसे सरस्वती की पूजा, सॉरी अपने से कसम खिलवाई जाती है, तो वैसे ही इन लोगों से भूरिया बाबा की जो कसम है वो खिलवाई जाती है। लेकिन ये उसके बाद जब भूरिया बाबा की बात आती है तो ये झूठ नहीं बोलते हैं। इनमें प्रमुख प्रथा है मोरनी मारना। ये शादी के समय एक प्रथा है।
भील जनजाति में जो अगर मैं बात करूं, तो इनके जो घर होते हैं उनको टापरा बोलते हैं। जैसे अपन भी कई बार बोलते हैं ना, ये छोटा सा टापरा है, वो टापरा के अलावा उसको कू भी बोलते हैं। अब मान के चलो कि अगर एक घर है तो अपन बोलते हैं ये हमारा टापरा है। उसके बाद अपन बोलते हैं ना कि ये हमारा, भाई ये पिंड है, जैसे पंजाब में बोलते हैं पिंड है, वैसे ही अगर इनके 5-10 अपना मोहल्ला जो होता है, इस मोहल्ले को ये अपनी भाषा में फला बोलते हैं। और जो गांव का जो मुखिया होता है, जैसे अपने सरपंच होता है या चौधरी साहब होते हैं, जो भी है, वैसे ही इनके जो गांव का मुखिया होता है उनको पाल भी बोला जाता है। पूरी भील जनजाति का जो मुखिया होता है उसको गमेती कहते हैं। अगर मैं परिचय की बात करूं तो राजस्थान में सबसे प्राचीन जनजाति है वो भीली जनजाति है। राजस्थान की, राजस्थान सॉरी, संख्या में दूसरा स्थान है, जबकि सर्वाधिक जनसंख्या इसकी उदयपुर में है भील जनजाति की। कर्नल जेम्स टोड है, जो अपने घोड़े वाले बाबा के नाम से फेमस है, उन्होंने कहा है कि ये जो उत्पत्ति है भील, वो भील से हुई है, जिसका अर्थ होता है तीर कमान। तीर कमान का मतलब आप समझ गए कि पहले के लोग जंगलों में रहते थे, वो तीर कमान का यूज करते थे, तो उसी से इन्होंने कहा कि जो तीर कमान का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। तो ये देख के जेम्स टोड ने इनको कहा है कि जो इनका जो भील है वो भील नहीं है, वो पील है। अगर मैं भील जनजाति की परंपराओं की बात करूं और अर्थव्यवस्था की बात करूं, तो सामाजिक परंपरा में ये क्या करते हैं, शराब बनाते हैं। शराब किससे बनाते हैं, तो महुआ से बनी हुई शराब पीते हैं। महुआ एक पौधा होता है, उसका फूल से ये शराब बनाते हैं। ये सामूहिक कार्यक्रम है, उनको हेलमो बोलते हैं। इनको तलाक में क्या होता है कि जैसे ही तलाक की बारी आती है, तो एक महिला महिला का जो ची अपना बोलते हैं ना, जैसे ओढ़नी होती है, ओढ़नी का एक चीरा फाड़ना, उसी को छेड़ा फाड़ना कहते हैं। उसका ओढ़नी का एक सिरा फाड़ दिया जाता है, जिससे पता चल जाता है कि भाई आदमी अब इस औरत से इसका कोई संबंध नहीं है। उसी को ये अपनी भाषा में तलाक बोलते हैं। एक होती है झगड़ा राशि। जब किसी आदमी, ये जो कोई आदमी महिला पति को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ रहती है, तो नया पुरुष पहले वाले पुरुष को झगड़ा राशि देता। मान के चलो किसी स्त्री को कोई दूसरा आदमी पसंद आ गया, तो उसके साथ फरार हो गई, तो अब जो दूसरा जिसके साथ वो फरार हुई है, वो पहले वाले को एक राशि देता है, जिसको बोलते हैं झगड़ा राशि, कि भाई अपन दोनों झगड़ा नहीं करेंगे, उसके बदले आप ये राशि ले लो, वही राशि है। युद्ध वगैरह जो होता है, उसमें फायरे फायरे की घोषणा कर, मतलब फायरे फायरे जोर जोर से पुकारते हैं, जिससे पता चल जाता है कि भाई हाँ, हमारे कबीले पर, हमारे फला फला पर, या हमारे इसमें घर में आक्रमण हो गया है। और घर को ये बोलते हैं, अपने आपने अभी भी देखा, कू बोलते हैं या टापरा बोलते हैं। वैसे ये फायरे फायरे चिल्लाते हैं, जिससे पता चल जाता है कि भाई हाँ, जाति पर अपने यहाँ अपने एरिया में या अपने फला पर, अपने कस्बे में किसी न किसी का भाई आक्रमण हो गया, तो ये युद्ध के दौरान की जाने वाली है। एक होता पखरिया, किसी घोड़े को किसी घुड़सवार सैनिक को मार देना, मारने वाला भील। कहने का मतलब इनमें ऐसा माना जाता है कि फिर एक तो नॉर्मल आदमी को मारना, या फिर एक होता है कि घोड़े वाले आदमी को मारना इनके लिए बड़ी बात होती है, तो उसी को पखरिया बोलते हैं। खेती की अगर मैं बात करूं, खेती में ये स्थानांतरित कृषि करते हैं, जिसको वालरा या जूमिंग कृषि बोलते हैं। ये इस बार यहाँ पेड़ जला लिए, यहाँ पे पेड़ जला के इन्होंने खेती की, अगली बार अगले दूसरी जगह जाएंगे, वहां पेड़ जलाएंगे और वहां खेती करेंगे। इसी को बोलते हैं जूमिंग कृषि। ये भी मान लो दो प्रकार की होती है। एक होती है ची माता, एक होते हैं दजिया। ये सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाने वाले सवालों में है ची माता। ची माता क्या होती है, पहाड़ी एरियो में जो खेती की जाती है, वो तो ची माता कहलाती है। दजिया क्या होती है, समतल भूमि पर, यानी पेड़ को काट के जो समतल भूमि पर नॉर्मली की जाए, वो होती है दजिया। इनके लिए अगर मैं मेले की बात करूं, तो बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में है, गोटिया अम्बा बांसवाड़ा में है। यहाँ ऐसा माना जाता है कुंती में पांचों पांडवों का मंदिर बना हुआ है। तो गोटिया अम्बा और बेणेश्वर मेला इनके लिए पूजनीय है, और ये वहां मेले वो अटेंड करते हैं। ये मेला, और ये मेले के बारे में जब अपन बात करेंगे, मेले और त्योहारों के बारे में, तो अपन इसका पूरा डिस्कस करेंगे। गणेश्वर मेला कब पड़ता है, गोटिया अम्बा मेला कब पड़ता है। धार्मिकता की बात करूं, तो भील जनजाति में धार्मिक आस्था और विवाह की अगर मैं बात करूं, तो देवता और आस्था में इनका जो कुल देवता होता है, वो होता है टोटम। पेड़ पौधों को टोटम का प्रतीक मानते हैं। और केसरियानाथ जी को केसर पीस कर भील झूठ नहीं बोलते हैं। पूर्वजों की आत्मा और विश्वास के लिए, विश्वास मृत व्यक्ति को ये जो अपने क्या बोलते हैं, समाधि को पत्थर के, मतलब ये समाधि बनाते हैं, जिसको चीरा बावसी कहते हैं। अगर मैं विवाह प्रथा की बात करूं, तो हाथी बेड़ा इनके विवाह की प्रथा होती है। विवाह विवाह ये पेड़ पौधों को साक्षी मानकर करते हैं। जैसे अपन घर में अग्नि को साक्षी मानकर मानते हैं, वैसे इसी तरह ये क्या करते हैं कि ये जंगलों में तो रहते ही, नो डाउट, तो वहां हो सकता है अग्नि की व्यवस्था हो ना हो, या फिर अग्नि हो जाए, तो ये क्या होता है, पेड़ पौधों को ही अपना सब कुछ मानते हैं।
अगर मैं भील जनजाति में बाल विवाह नहीं होता, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जनजाति होते हुए भी इनमें बाल विवाह नहीं होता है। अगर मैं बात करूं तो इनमें भराड़ी माता होती है जो विवाह की देवी मानी जाती है। भराड़ी माता ये पेड़ पौधों को साक्षी मानकर और भराड़ी माता को मानते हुए शादी पर दामाद को ससुराल में इनका चित्र बनाना पड़ता है। जितना जितना सुंदर चित्र बनाते हैं उतना ऐसा माना जाता है दामाद अच्छा है। वो तो लोग अलग अलग प्रथाएं होती है, लेकिन ये भराड़ी माता का चित्र बनवाते हैं और इनकी जो शादी विवाह होती है वो पेड़ पौधों को लेके किए जाते हैं। तो ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगे इनमें ये प्रथाएं, और इनमें बाल विवाह नहीं होता है। भील जनजाति की मैं अगर प्रमुख वेशभूषा की बात करूं तो पुरुषों में अलग होता है, स्त्रियों में अलग होता है। अपना जो तंग धोती पहनते हैं उसको ये डेपाड़ा बोलते हैं, डेपाड़ा। और कमर पे में पहना जाने वाला जो वस्त्र है उसको कोई कोया कोयतू बोलते हैं, कोयतू। ये वर्ड क्या होता है कि पूछ लिए जाते हैं सब परीक्षा में कि डेपाड़ा क्या होता है, कोई तो क्या होता है। फिर उसमें अपने को पता होता है, हालांकि ये ऐसा तो नहीं पूछते हैं, हालांकि अभी आरपीएससी का लेवल बढ़ गया है तो हो सकता है कौन सी जनजाति में पहना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं बताती। ये ऐसा सवाल आता है कि डेपाड़ा क्या है, एक प्रकार की खेती है, एक प्रकार की फसल है, या एक प्रकार का पहने जाने वाला वस्त्र है। अब ये किसी का नहीं सुना होता तो वो नहीं बता पाते कि डेपाड़ा क्या है। वही महिलाओं की अगर मैं वेशभूषा की बात करूं तो सिंदूरी, सिंदूर बोलते हैं वही सिंदूर होती है, वो लाल कलर की होती है, तो लाल रंग की साड़ी को ये सिंदूरी बोलते हैं। अपने भी गाँव में महिलाएं यूज करती हैं कई बार। पीले रंग की साड़ी को ये जो पीरिया होता है, पीरिया दुल्हन द्वारा शादी के अवसर पर पहने जाने वाला जो पीले रंग की साड़ी होती है उसको ये पीरिया बोलते हैं। कबाचू, कछाबू, कछाबू होता है कमर में पहने जाने वाला वस्त्र। स्त्रियों के द्वारा जो कमर में जो वस्त्र पहना जाता है उसे कछाबू वस्त्र कछाबू कहते हैं। फ्रीजी, पैरों में पहने जाने वाली पीतल की मोटी चूड़ियां फ्रीजी कहलाती है। तो आपसे पूछा जा सकता है फ्रीजी क्या होती है। फ्रीजी वो होती है जो भील जनजाति, भील जनजाति में महिलाओं द्वारा पैरों में पहने जाने वाली पीतल की मोटी चूड़ियां क्या कहलाती हैं, फ्रीजी कहलाती है। अपने ये और दूसरी जनजातियों में इनमें पीतल की पहनी जाती है, और अन्य जनजातियों में ये लगभग चांदी की पहनी जाती है। अगर अपन बात करें आगे ग्रासिया जनजाति की, ग्रासिया जनजाति की बात करूं तो ग्रासिया जनजाति है वो तीसरे नंबर पे है अपने। ग्रासिया जनजाति, तो इनके निवास स्थान उनको क्या बोलते हैं, इनमें कौन सी प्रथाएं होती हैं, तो मैं बता दूं। पहली बात तो ये कि ग्रासिया जनजाति जैसे अपने पढ़ा है कि उदयपुर में कौन सी जनजाति पाई जाती है, मीणा जनजाति सबसे ज्यादा जयपुर में पाई जाती है। वैसे ही ग्रासिया जनजाति सबसे ज्यादा सिरोही, और आप सिरोही का मतलब समझ गए, आबू वाला क्षेत्र या पाली के नजदीक। कहने का मतलब ये तीन जगह सबसे ज्यादा तो सिरोही में पाई जाती है, उसके बाद पाली और उसके बाद उदयपुर में। कहने का मतलब गुजरात के जो टच एरिया है उन चीजों ये उन जगह ये पाई जाती है। इनके लिए जो पवित्र स्थान है वो नक्की झील है। नक्की झील का मतलब आप समझ गए होगी, वो जो ऐसा माना जाता है कि देवताओं ने अपने नाखूनों से जिस झील का निर्माण किया था वो नक्की झील है। अपने जैसे किसी आदमी का अगर मृत्यु हो जाती है तो अपन हरिद्वार जाके उसके फूल चढ़ाना बोलते हैं, जिसको वो हरिद्वार जाके करते हैं। वैसे ही ग्रासिया जनजाति में अगर किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसा माना जाता है कि जो उसकी अस्थियां हैं वो नक्की झील में विसर्जित की जाती है। और इनके लिए मोर है, और वो सफेद सफेद पशु होते हैं, वो बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। मोर को ये बहुत ज्यादा पवित्र मानते हैं और सफेद पशु को पवित्र मानते हैं। सौंदर्य की अगर मैं बात करूं तो महिलाएं श्रृंगार प्रिय और सुंदरता के लिए जानी जाती हैं। राजस्थान में सबसे सुंदर अगर महिलाएं कौन सी जनजाति में है तो ग्रासिया जनजाति की है। इसका मतलब आप समझ सकते हो, सिरोही एरिया है, सिरोही एरिया ठंड का एरिया वैसे भी, तो नो डाउट वहां थोड़ा क्लाइमेक्स वैसा ही रहता है। तो सबसे ज्यादा सुंदर अगर महिलाएं जनजातियों में देखें तो ग्रासिया जनजाति की मानी जाती है। अगर मैं विशेष तथ्य की बात करूं, विशेष तथ्य में ये है कि प्रेम विवाह को अधिक वरीयता देते हैं। कहने का मतलब आज भी अपने समाज में प्रेम विवाह को मान्यता नहीं देते हैं, लेकिन जनजातियों में आपको मैं बता दूं ग्रासिया जनजाति ऐसी है जो प्रेम विवाह को आज भी अधिक वरीयता देती है। सियावा गांव है, सियावा गांव में गणगौर मेले में अधिक प्रेम विवाह होते हैं। ऐसा माना जाता है कि कोई भी लड़की जो 18 साल की करीबन हो गई वो इस मेले को अटेंड करती है। गणगौर के दिन ये मेला बढ़ता है सियावा गांव में, वहां जाती है, वहां उसको जो पसंद आए जो लड़का उसके साथ ये विवाह कर सकती है, ये प्रेम विवाह है। तो गणगौर के मेले में अधिक मतलब सियावा गांव में गणगौर के मेले में उस दिन अधिक ऐसा माना जाता है अधिक प्रेम विवाह होते हैं। लड़की जिसको सिलेक्ट करती है तो आप भी सियावा गांव घूम के आ सकते हैं। विवाह के प्रकार में बताऊं तो विवाह में ऐसे नहीं कि प्रेम विवाह ही अधिक होते हैं, ऐसा माना जाता है। मोरिया अलग अलग होते हैं, जैसे मोरबंदिया सर्वोत्तम होता है। मोरबंदिया क्या होता है, मोरबंदिया ये होता है कि भी लड़की का पिता चुन के आता है और लड़की का पिता किसी लड़की को सिलेक्ट करके आता है, लड़की भी उसी को सिलेक्ट करती है। तो ऐसा जो अपने जर्नली अपने भी विवाह वैसे होता है वही मोरबंदिया कहलाता है। तावना क्या होता है, तावना में ऐसा होता है कि भी
लड़की का पापा पैसे लेता है लड़के वालों से, तो उसमें तावना होता है, पहराना, मेलबो, खेवणो, ये सेवा, ये सारे के सारे विवाह के प्रकार हैं जो कि ग्रास्य जनजाति में पाए जाते हैं। मतलब इसमें ये आपको दिख रहा होगा प्रेम विवाह वगैरह, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ग्रास्य जनजाति में अगर मैं बात करूं, पंचायती और शब्दावली की बात करूं, तो इसमें जो मुखिया होता है वो सैलोत कहलाता है, और उससे नीचे वाला जो होता है नैनी न्यात, वो मोडरिया कहलाता है। उससे भी नीचे होता है वो निचली न्यात कहलाता है। मिश्रित जनजाति, ये मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ क्या होता है। इनकी जो प्रमुख मेले हैं पहले उनका डिस्कस कर लेते हैं। कोटेश्वर मेला जो है वो अंबाजी गुजरात में है। चित्र विचित्र मेला देवलड़ा शिरोई में है। अगर मैं महत्वपूर्ण शब्दावली की बात करूं तो हुर्रे, मृतक की याद में स्मारक बनाते हैं, उसको हुर्रे कहते हैं। सोहेरी, अनाज भंडारण की कोठियों को सोहरे कहते हैं। ओसरा, घर में के बाहर बड़ा बरामदा बनाते हैं, उसको सोहरा कहते हैं। हल्लेरू, इनकी सहकारी संस्था है वो हेलरू कहलाती है। मिश्रित जनजाति क्या होती है, देखो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं। अगर ग्रासिया पुरुष किसी भील महिला से शादी कर लेता है तो भील ग्रासिया कहलाता है। यानी भील तो महिला होगी और अपने पहले महिलाओं का नाम लेते हैं, तो पहले तो भील लगाना पड़ेगा, फिर ग्रासिया लगाना पड़ेगा। अगर ग्रासिया महिला है और वो भील पुरुष से शादी कर लेती है तो फिर उसे गमेती ग्रासिया बोलते हैं। भाई मान के चलो कि ग्रासिया महिला थी और वो किसी भील पुरुष के साथ चली गई, इसका मतलब गांव से चली गई, और तो पहले तो गांव का मतलब गांव को गमेती बोलते हैं, तो आप इस हिसाब से याद रख सकते हैं कि उसको गमेती ग्रासिया बोलेंगे। ये दोनों ग्रासिया जनजाति में पाए जाते हैं। यानी कहने मतलब अगर ग्रासिया पुरुष किसी भील महिला से शादी करेगा तो भील, पहले महिलाओं का नाम लिखेंगे तो अपन पहले भील लिखेंगे, तो यहाँ पर ने पहले भील लिख दिया। तो उसके बाद अगर ग्रासिया महिला है तो वो गांव से गई, इसका मतलब गांव से गई तो फिर इसका मतलब वो गमिति कहलाएगी, और फिर आगे ये भील पुरुष हो गया तो गमिति ग्रासिया कहलाएगी। अगर मैं तीसरी बात करूं अपने सहरिया जनजाति की, तो सहरिया जनजाति है ये डूंगरपुर साइड में ज्यादा पाई जाती है। इसके बारे में पूरी डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। तो ये चौथे नंबर की अपनी जनजाति है। परिचय और प्रशासन की बात करूं तो उत्पत्ति जो है सहरिया की वो फारसी भाषा के शहर से नाम से हुई है। शहर का मतलब ही होता है जंगल, तो वो जंगल में ही रहते हैं। इनका निवास है वो 12 जिले में शाहबाद किशनगंज तहसील पाई जाती है। अभी हमारे पास लड़के रह के गए थे सहरिया जनजाति की, तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई कि पुरुष आज भी महिलाओं की तरह श्रृंगार करते हैं, आज भी महिलाओं की तरह आभूषण पहनते हैं। वो सारी में बातें आपको बताते हैं। अगर मैं बात करूं 12 जिले में शाहबाद और किशनगंज जो तहसीलें हैं उनमें सहरिया जनजाति अधिक पाई जाती है। अगर दर्जा देखो, विशेष दर्जा देखें तो राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे भारत के सरकार ने पीवीटीजी आदिम जनजाति समूह, आप मतलब कहने मतलब आज भी ये अपने एक नॉर्मल वे में नहीं आई है। तो इसलिए राजस्थान सरकार ने नहीं, भारत सरकार ने, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है पीवीजीटी कौन सी जनजाति को दिया गया, तो सहरिया जनजाति को दिया गया है। अगर मैं इसमें बात करूं तो 5 गांव को पंचायती, 11 को एकादशिया, यानी कहने मतलब ये 11 को एकादशिया, 11 को अपने वैसे भी एकादशिया बोलते हैं, और 84 गांव को चौरासी वाल्मीकि मंदिर सीताबाड़ी में इनका जो है वो फेमस है। तो इनका जो आदि पुरुष है वो वाल्मीकि जी है। इनका मुखिया है वो गोतवाल कहलाता है। इनका मुखिया क्या कहलाता है, गोतवाल कहलाता है। अगर मैं चर्चा करूं इससे आगे सहरिया जनजाति की संस्कृति और इनके बोले जाने वाले वर्डों की, जिसको शब्दावली बोलते हैं, तो विशेष नियम ये है कि ये दहेज नहीं लेते हैं। देखो आप सोच के देखो कि जनजातियों में कितनी कितनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। एक जनजाति में बाल विवाह नहीं हो रहे हैं, इस जनजाति में आज जबकि आज समाज में दहेज प्रथा कितनी कुप्रथा है। चलो कोई नहीं, अपन इस पूरे विषय के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर मैं विशेष बात करूं तो इसमें दहेज नहीं लेते हैं। मृतक है उसको श्राद्ध नहीं करते, अपने जैसे नहीं बोलते कि अभी श्राद्ध चल रहे हैं वगैरह, तो इसमें मृतक को श्राद्ध नहीं करते हैं। युगल नृत्य करते हैं, युगल नृत्य नहीं करते हैं, सॉरी। पुरुषों को गोदाना मना है और महिलाएं गोदाना खुदा सकती। गोदाना क्या होता है, गोदाना का मतलब होता है कि शरीर पर जो चित्रकारी की जाती है उसको गोदान बोलते हैं। जैसे कई बार नहीं बनाती, टैटू बोलते हैं अपने भाषा में, तो वहां महिलाएं तो टैटू खुदवा सकती है। आपने देखा भी होगा गाँव में पुरानी पुरानी महिलाएं वो लिखवाती है मैं फलाने की पत्नी हूँ, ताकि वो कल को, क्योंकि अपने पति का नाम लेती नहीं है, जब उनके पति का नाम पूछा जाता है तो अपने हाथ को आगे कर देती है। तो इसलिए महिलाओं को तो गोदान मतलब वो टैटू बनवा सकती है, लेकिन पुरुष टैटू नहीं बनवा सकते। इसमें जो पर्दा प्रथा है, घर में तो पर्दा प्रथा मतलब घर में नहीं है लेकिन बाहर है। अगर आप महिलाएं अगर बाहर जाती हैं तो उनको पर्दा करना पड़ता है। तो आप आजकल समाज में अपने ये पर्दा प्रथा नहीं है, लेकिन समाज में आज भी है। अगर मैं आस्था की बात करूं तो कुल देवी कोड़िया माता है, तेजा जी व भैरू जी की पूजा करते हैं।
और इसमें धारी संस्कार किया जाता है। अगर मैं शब्दावली की बात करूं तो शहरिया गांव है सहरोल, बड़ा सहराला ये बस्ती है, सामूहिक केंद्र है वो ढालिया या हथाई बांग्ला है, पेड़ पर घर, ये पेड़ पर घर बना के रहते हैं। आपने देखा होगा कई मूवी वगैरह में ऊपर पेड़ के ऊपर मकान रहता है, उसको टोपा बोलते हैं या गोपना बोलते हैं या कोरवा बोलते हैं। अगर मैं इनके त्योहार और गीत की बात करूं तो दीपावली, दीपावली में हीड़ गाने की परंपरा है, होली में लठ मार होली खेली जाती है, इनके राई नृत्य बोलते हैं। अगर मैं मकर संक्रांति की बात करूं तो लकड़ी के डंडों से, जब मकर संक्रांति में से अपने नहीं होता क्या मकर संक्रांति के अपन तो यहाँ जैसे जयपुर में तो मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाना फेमस है, वैसे ही इनकी लकड़ियों से खेला, नो डाउट ये रहते ही जंगलों में है तो वहाँ अवेलेबल ये चीजें होती है, वहां अगर पतंग उड़ाएंगे तो कुछ किसी झाड़ी में उग जाएगा और हो जाएगा। वर्षा ऋतु, आल्हा व लहंगी गीत, इनके वो वर्षा की ऋतु में गाए जाने वाले गीत हैं।